मैंने उसमें बताया क्या था, किसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्रिया करवाया था ना, किसके साथ, CO2 के साथ, यानी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद किसके साथ, CO2 के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया करवाएंगे तो बनेगा क्या, बोलो भाई क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम इसकी क्रिया RMgX के साथ करवाएंगे, RMgX, ठीक है। वैसे जब भी कभी भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाता है तो उसके ऊपर ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है, समझ में आया। और एक चीज और, पहले तो रिएजेंट लिया जाएगा ईथर, और उसके नीचे उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस भी होती है, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर जो हमारा ईथर होता है, ईथर बनेगा क्या, कोई भी हमारा एसिटिक एसिड बनेगा, कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हम इस ईथर सॉल्वेंट को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ईथर जो हमारा होता है ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, समझ में आया। और दूसरा जो काम होता है इस ईथर का, ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में कोई हमारा मॉइस्चर या नमी रहता है तो उसको क्या करता है, तुरंत ही उसको रिमूव कर देता है, समझ में आया। तो पहले देखते हैं कि ये हमारा रिएक्शन कैसे होगा। बताने के लिए, लिखवाने के लिए बताया जाएगा कि when the Grignard reagent are react with carbon dioxide, then to give a addition product, and this addition product are further hydrolyzed to give acetic acid as a final product, or monocarboxylic acid, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैं इसलिए इसको ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएजेंट है। और अगर आप MSc करोगे तो एक बुक इसी पे आधारित है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, समझ में आया। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, हर एक का फंक्शन बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो जो हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 1s2, 2s2, 2p और 3s। इसके 3s यानी वैलेंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके ऐसे बात करूँ, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे में 5 और तीसरे में कितने हैं, 2 है ना। तो ये क्या करेगा, अभी देखोगे तो ये स्टेबलाइज फॉर्म में नहीं है, समझ में आया। क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है 2n स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना। अगर कोई भी पहला सेल है, देखो 2n स्क्वायर पता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब पहले सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। ऐसे तीसरे की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 9 × 2 18। तो इसका मतलब बताता क्या है कि अगर हम इस जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट जब एस्टिमेट देखा क्या गया कि इसके वैलेंस में 3s इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तभी तो उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, बताओ। और जैसे मैग्नीशियम के ऊपर यानी Mg+2 में जब कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ में आया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये अपने मैग्नीशियम 2+ आयन के फॉर्म में आएगा जो कि स्टेबलाइज होता है, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लिखूं तो जो इससे बनने वाला जो भी ग्रुप होगा, यहाँ तक अभी तो अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो इसके पता चलेगा कि इसके ऊपर तो माइनस है, कोई भी हमारा हाइड्रोजन है। लेकिन एल्किल ग्रुप के ऊपर अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, हमेशा कार्बन या उसके साथ जो भी ग्रुप लगते थे, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। लेकिन इस केस में कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप एडवांस थोड़ा सा होते जाओगे वो कॉम्प्लिकेटेड बढ़ता चला जाएगा,
तो इसको आपको जानकारी करना है। अब क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे, समझ में आया, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा R नेगेटिव फॉर्म में और प्लस Mg X पॉजिटिव फॉर्म में। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस CO2 को लाएंगे स्टेप 2 में। जब CO2 को आएंगे, CO2 हमारा किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। देखने में भले नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे न्यूट्रल के फॉर्म में है ना, कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और कैसे पता चलेगा, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव आएगा इस पर। अब जाकर के पता चला कि जो इस CO2 के कार्बन का जो सेंटर है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से बिहेव कर रहा। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये R नेगेटिव यहाँ से मिल गया, मिला, इसके ऊपर अटैक कर देगा, यानी कुछ बनेगा क्या, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, बोलो। अब क्या करेगा, ये मेटल है, ऑक्सीजन के साथ आएगा, धीरे से जुड़ जाएगा। क्लियर। अब देखो, मेटल और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड बनता है, भले ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जरिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ हो, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। यही हमारा है एडिशन प्रोडक्ट। समझ में आया। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो ये H पॉजिटिव ये इतना एसिडिक होगा, अगर आपको लगता है कि इसका एसिड बहुत कम है ना, तो इसको क्या कर दो, H2O को अपक्रिया H+ के साथ करा दो, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। समझ में आया। और हाइड्रोनियम आयन का जो H+ आयन होता है वो मोर एसिडिक होता है, वो जाएगा तुरंत इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यानी यहाँ से OH- निकला, बोलो, तो MgOH X के फॉर्म में निकल जाएगा, MgOH X के फॉर्म में निकल जाएगा और बन क्या जाएगा RCOOH। समझ में आया, लेकिन आया तो लिख दो।